मेजर गौरव आर्या सर, नमस्कार। आपने नेपाल के बारे में एक वीडियो बनाया जिसमें नेपाल के बारे में बहुत सारी चिंताएं जताई आपने सर, और आपने ये भी बताया कि नेपाल और भारत के संबंध कैसे सदियों से रहे हैं, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध कैसे अटूट रहे हैं और हमारे देश के लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, ये भी आपने बताया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, काइंड वर्ड्स एंड देन अप्रिशिएट योर कंसर्न अबाउट नेपाल सर। बट हैविंग सेड दैट, आपने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं अपने वीडियो में जिनको फैक्चुअली करेक्ट करना बहुत जरूरी है सर। आपने जो बातें अच्छी अच्छी कही उसको अप्रिशिएट करते हैं और संबंध हमारे अच्छे रहने चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट जो बातें आपने कही हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आपने पढ़ी हैं, कुछ पत्रकारों ने जो बोला है आपने वो बोला है, और उसके हिसाब से आपने जो अपना पर्सपेक्टिव बताया है नेपाल को क्या होना चाहिए, नेपाल और भारत की सीमा के बारे में और नेपाल के आंतरिक राजनीति के बारे में जो आपने बोला है, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, वो भी फैक्चुअली सर। मैं न्यूज़ आर्टिकल की बात नहीं करूंगा, ना ही किसी पत्रकार ने क्या बोला इसकी बात करूंगा। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं तथ्य पर बात करूंगा, और वो फैक्ट्स भी ऐसे जो आपके स्कॉलर्स ने बताए हुए हैं। आप ही के इंडिया के स्कॉलर्स ने बहुत सारे रिसर्च किए इंटरनेशनल लॉ के बारे में, कार्टोग्राफिक मैप के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, नेपाल और इंडिया के संबंध के बारे में बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए हैं, और ये रिसर्च दुनिया के रिनाउंड पब्लिकेशन में पब्लिश हुए हैं, बहुत सारे जर्नल में पब्लिश हुए हैं, बहुत सारे किताबें भी पब्लिश हुई हैं। मैं इसी का रेफरेंस लेके आपने जो जो बातें अपनी वीडियो में कही हैं उनको करेक्ट करूंगा। और एक और बात है, इस वीडियो के अंत में मैं इस बारे में बात करूंगा। आपने नेपाल के इंटरनल राजनीति के बारे में कुछ बातें कही हैं, तो उसके बारे में मेरे कुछ रिजर्वेशन है, वो मैं इस वीडियो के अंत में बात करूंगा। पर उससे पहले आपने अपने वीडियो में क्या बात कही ये देखते हैं, और उसका करेक्शन क्या है ये मैं बताऊंगा सर। पहले ये देखिए आपने क्या बोला और उसके बाद में करेक्शन। भारत के साथ जो डिस्प्यूट है वो 100-150 साल पुराना है। जब अंग्रेजों का शासन था वो तब का डिस्प्यूट है, वो आज का डिस्प्यूट नहीं है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, प्लीज टेल मी एंड आई रिक्वेस्ट वेरी पोलाइटली एंड हम्बली टू मिस्टर बालन शाह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, सर अगर भारत ने 1 इंच जमीन ली हो नेपाल की 1947 के बाद तो आप हमें बता दीजिए। सर आप बोल रहे हैं कि आजादी के बाद भारत ने नेपाल का कहीं पे भी 1 इंच भी जमीन नहीं लिया है, बोल रहे हैं। अब ये मैप देखिए सर, मैं गूगल मैप दिखा रहा हूँ। अब ये स्कॉलर्स की बात थोड़ी देर में करेंगे, जो आपके स्कॉलर्स ने बताई हुई बातें हैं, जो उनके खोज और अनुसंधान से पता लगाई हुई बातें हैं, उसमें थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले हम अपनी खुली आंखों से कुछ देखते हैं। ये गूगल का मैप है, ये आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ। आप जगह पे नहीं आ सकते बट मैप जरूर देख सकते हैं। तो ये मैप दिखा रहा हूँ मैं, इस पर ये महाकाली नदी दिखा रहा हूँ। आपकी तरफ इसको शारदा नदी बोलते हैं, आपकी तरफ उत्तराखंड है, हमारी तरफ सुदूर पश्चिम है, और ये नदी दोनों देश को अलग करती है। ये नेपाल और भारत का सीमा है, इसको काली नदी बोलते हैं, जिसके विवाद के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इसमें एक पुल बना हुआ है, आपकी तरफ का शहर है बनबसा, हमारी तरफ का शहर है महेंद्रनगर और गड्डा चौकी। तो ये पुल जो है वो नेपाल और भारत दोनों का है सर, क्योंकि ये नदी हमारी सीमा है। सीमा के ऊपर जो भी संरचना बनी होगी वो दोनों देश की होगी, और इस पुल के बीचों बीच में नेपाल और इंडिया के झंडा रहते थे। और इस मैप में भी बता रहा है नेपाल और इंडिया बता रहा है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये बता रहा है। पर क्या बात हो गई कि इस पुल के इस तरफ, पूर्व की तरफ जहां पे नेपाल है, वहां पे इंडिया का कस्टम आके बैठा हुआ है। क्यों बैठा है सर? इंडिया का जो कस्टम ऑफिस है वो वहां पे आके बैठा है। अब कस्टम ऑफिस तो पुल के साथ ही बैठा है, उसको भी छोड़ देते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे नेपाल का इतना संरचना नहीं था तो इंडिया आके बैठ गया, वो नेपाल को फैसिलिटेट करने आया होगा, सहयोग करने आया होगा, ये मान लेते हैं। बट इस पुल के इस तरफ जो कस्टम है उससे भी 500 मीटर दूर नेपाल की तरफ, अब ये देखो, ये एसएसबी का कैंप है। यहाँ पे आपके आर्मी के बूट्स लेके, बंदूक लेके नेपाल के जमीन पे एक संरचना बना के यहाँ पे एसएसबी बैठा है। क्यों बैठा है सर? काली नदी हमारी अगर सीमा है, उसके पश्चिम की तरफ आप हो, पूर्व की तरफ हम हैं, तो नेपाल की सीमा में आके एसएसबी क्यों बैठा है? आपके देश में चाइना के लोग आके कहीं पे कैंप बना के बैठेंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारे कांटे की तरफ चुभता है एवरी डे। जब हम इंडियन आर्मी को और इंडियन एसएसबी को अपने देश की सीमा के अंदर बैठे बंदूक लेके देखते हैं तो हमें यहाँ पे चुभता है सर। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल हैं सर जहाँ पे नेपाल के अंदर एसएसबी आके बैठा हुआ है। या नेपाल की जो जमीन है जिसपे खेती पाती करते हैं नेपाल के लोग, इंडियन लोग आगे वो खेती पाती उठा के लेके चले जाते हैं, एसएसबी बंदूक लेके वहां पे खड़ा रहता है। ऐसे सालों से चलता आ रहा है सर। कभी कभी आपके एसएसबी हमारे पहाड़ों में दिखे जाते हैं, बंदूक के साथ, गाड़ी के साथ, तो हमारे अंदर घुस के आ जाते हैं, पहाड़ में पकड़े जाते हैं। ऐसा होता है। इसको दादागिरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर? चलो ये बात छोड़ देते हैं, हमारी बातों पर आप बिलीव क्यों करेंगे, क्योंकि हम तो नेपाल से हैं। अब हम आपकी बात करते हैं। आपके स्कॉलर्स ने क्या लिखा है
ये सुनते हैं सर। सबसे पहले सोहिनी नायक ने लिखा हुआ आर्टिकल के बारे में बात करते हैं सर। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की फेलो हैं। ये नेपाल, इंडिया और भूटान के संबंध के बारे में भी रिसर्च करती हैं और ये फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं। इनकी बातें सुनते हैं, ये क्या लिखती हैं। मैं पूरा ये पेपर पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये आपको मैं इस पेपर का कंक्लूजन बताऊंगा। पेपर का टाइटल है इंडिया एंड नेपाल्स कालापानी बॉर्डर डिस्प्यूट एंड एक्सप्लेनर। ये पेपर है, ओपन एक्सेस पेपर है, कोई भी जाके पढ़ सकता है। इसके कंक्लूजन में ये क्या लिखती हैं, लिम्पियाधुरा जो है, जहाँ से एक नदी निकलती है, उसी का नाम काली नदी है और उसके पूरब में जो है, उसके ईस्ट साइड में नेपाल है और वेस्ट में इंडिया है। तो इसीलिए लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी ये सभी कानूनी रूप से नेपाल का हिस्सा है बोल के वो लिखती हैं। वो इंडिया की स्कॉलर हैं सर, वो अपने रिसर्च में ये बताती हैं और ये भी बताती हैं कि 335 स्क्वायर किलोमीटर नेपाल की ज़मीन इंडिया ने कब्जा किया हुआ है लिपू लेक, लिम्पियाधुरा में। ये इस आर्टिकल में लिखती हैं, आप एक बार पढ़ लेना सर। मैं न्यूज़पेपर उठा के नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपके देश के बड़े स्कॉलर्स ने रिसर्च करके महीनों वर्षों लगा के कार्टोग्राफिक मैप्स को पढ़ के, इंटरनेशनल लॉ को पढ़ के, हिस्ट्री को पढ़ के, सारी चीज़ पढ़ के जो उन्होंने तथ्य निकाले हैं, जो उन्होंने अनुसंधान किया है और उसका कंक्लूजन निकाला है, वो पढ़ रहा हूँ सर। एक बार वो आप पढ़ना। अब जाते हैं लीगल फ्रेमवर्क की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय कानून की तरफ। उसमें आपके स्कॉलर क्या बोलते हैं, ये सुनिए सर। अमन कुमार नाम के आप ही के वहाँ के एक स्कॉलर हैं, रिसर्च करते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है अ रीलुक एट द प्रिंसिपल ऑफ यूटी पोसाइडेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। इसमें ये क्या लिखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैप्स वर प्लेग्ड बाय डेलिबरेट कार्टोग्राफिक शिफ्टिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज दैट फेल टू रेस्पेक्ट ग्राउंड रियलिटीज बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो भी कार्टोग्राफिक मैप्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए, उसमें बदमाशी की गई है। अपने फ़ायदे के हिसाब से उन्होंने बॉर्डर को बार बार रीडिफाइन किया है और जो ग्राउंड रियलिटी है, जो होना चाहिए, उसको इन्होंने इग्नोर किया है बोलते हैं सर। ये क्या बोलते हैं कि ये सरासर गलत है, ये कार्टोग्राफिक मैप को जो जिस पे चलखेल किया गया है, ये ठीक नहीं है, नेपाल के अगेंस्ट ये किया गया है, ये बोलते हैं अपने इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये मान्य नहीं होगा। जब इंडिया गुलाम था, जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उसका कोई भी आज वैलिडिटी नहीं रहता। ये ज़मीन नेपाल की बोल के ये बोल रहे हैं अपने आर्टिकल में सर। ऐसे दर्जनों आर्टिकल आपको और मिल जाएंगे जिसमें प्रॉपर अनुसंधान किया गया है और रिसर्च किया गया है और जो बताता है कि लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी ये सारा नेपाल का हिस्सा है, जिसमें भारत जबरदस्ती बैठा है, कब्जा करके बैठा है, अपने बल के दम पर बैठा है, बंदूक लेके बैठा है। नेपाल कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पे दो अलग अलग देश हैं जिनका सदियों से संबंध है, बट एक बड़ा देश दूसरे देश के अंदर आके जबरदस्ती बैठा हुआ है और बोलता है कि मेरी ज़मीन है, और सारे तथ्य और प्रमाण ये बोलते हैं कि ये नेपाल की ज़मीन है, पर आप लोग ये मानते नहीं हो। तो इस संबंध में कैसे सुधार आएगा सर? दूसरी बात, आपने चाइना की बात बोली, ये सुनते हैं आप क्या बोल रहे हैं। सर्वे डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपकी जो जमीन है चाइना ले गया और नेपाल में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बालन शाह ये तो यूथ आइकॉन है। चलिए केपी शर्मा ओली कॉम्प्रोमाइज था, आप तो यूथ आइकॉन है सर। आप एक भड़कती चिट्ठी लिखिए बीजिंग को, बोलिए निकलो यहां से, गेट आउट, गेट आउट। आप हमारे प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को बोल रहे हैं चाइना को चिट्ठी लिखिए। सर, हमने चाइना को चिट्ठी लिखी नहीं लिखी आपको क्या पता? हमने लिखी होगी चिट्ठी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी होगी हमने चिट्ठी लिखी होगी। जिससे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको चिट्ठी लिखेंगे और हम अपने कंसर्न उनको बताएंगे। अभी फिलहाल हमारे कंसर्न इंडिया के साथ है, तो हम इंडिया से बात कर रहे हैं, तो आप भी हमारी और आपकी बात करिए सर। हम कभी आपकी और चाइना की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में चाइना कितना अंदर घुस गया हम कभी बोलते हैं, वो आप दोनों का आपसी मामला है। आप कैसे उसको निपटाते हैं वो आप निपटाएं, कहाँ लड़ते हैं कहाँ क्या करते हैं वो हमारे कंसर्न का विषय नहीं है। हमारे कंसर्न का जो सब्जेक्ट है वो हमारी ज़मीन है। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता, ये टनकपुर, ये सारी हमारे कंसर्न की विषय है और ये हमारे कंसर्न इंडिया के साथ है। तो इसीलिए हम इंडिया से बात करते हैं। हमें जब चाइना से बात करनी होगी हम करेंगे सर। आपके सलाह के लिए थैंक यू, बट ज़रूरी नहीं कि आप हमें सलाह दें। हमारे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत विद्वान हैं, हर इंसान विद्वान है, वो कर लेंगे। आप प्लीज़ इसमें ना बोलें। अब ये दूसरी बात सुनते हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं। तो ये सब हो गया कि नेपाल ने बोला कि भारत ने हमारा इलाका ले रखा है। वहां पे केपी शर्मा ओली जो पुराने इनके प्रधानमंत्री थे, जो कह रहे थे भारत से हम इलाका वापस ले लेंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आपने उनको देखा होगा किस हाल में थे जब जेनजी रेवोल्यूशन नेपाल में हुई थी, तो इनका कितना भत्ता बनाया गया था पब्लिकली। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, तब के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही तुच्छ शब्द बोले हैं सर।
इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। हम एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे देश के कोई भी रहें प्रधानमंत्री, अभी बालेंद्र शाह हैं, तब केपी शर्मा ओली थे, उसके बारे में कोई बाहर का इंसान आके कुछ अंट शंट बोल दे। आज हम अगर मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा बोल दें, इटाली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ उनका कुछ ऐसा बोल दें या कुछ ऐसा करें, आप उसको सहन करेंगे? कतई नहीं करेंगे सर। हम भी हमारे इंटरनल जो मामले हैं वो खुद सुलझाएंगे। केपी शर्मा ओली कैसे थे, कैसे नहीं थे, शेर बहादुर देववा कैसे थे, प्रचंड कैसे थे, वो हमारे इंटरनल मैटर है। या आज बालेंद्र शाह कैसे हैं, वो हमारे इंटरनल मैटर है। बालेंद्र शाह जैसे भी हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं आज। तो इनके बारे में आप ना बोलें सर, ना केपी शर्मा ओली के बारे में बोले, ना बालेंद्र शाह के बारे में बोले। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं जैसे भी हैं, हमारे जो भी डिस्प्यूट हैं हम आंतरिक रूप से उससे सुलझाएंगे। इंडिया को आके हमारे देश के राजनीति में माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ना ही आप ऐसा बोल के कि भाई बालेंद्र शाह बेकार का इंसान है बोल के किसी और को उठाएं, ना केपी शर्मा ओली खराब है बोल के किसी और को उकसाएं। ये इंडिया ने किया है, पहले भी किया है। जेनजी आंदोलन में भी हमने देखा है, केपी शर्मा ओली ने जब चुच्चे नक्शा बनाया था तब भी हमने देखा है केपी शर्मा ओली के बारे में इंडिया में क्या क्या बातें हुई ये हमने देखा है। शेर बहादुर देवबा के बारे में बात हुई है वो भी देखा है, प्रचंड के बारे में बात हुई वो भी देखा है, राजा के बारे में बात हुई वो भी देखा है। जो भी देश के लिए बात करता है, जो भी अपने राष्ट्र के लिए बात करता है, जो भी इंडियन दमन के बारे में बात करता है, उसके अगेंस्ट इंडिया बोलता है, ये हमने देखा है सर। तो इसीलिए कृपा करके हमारे आंतरिक राजनीति के बारे में आप ना बोले सर। बेहतर ये होगा आप अपने फैक्ट्स को करेक्ट कीजिए, आप थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और उसके बेसिस पे आप कुछ बातें कहें, ना कि किसी एक पत्रकार ने कुछ बोल दिया आपको उसको लेके आके हमें यहाँ पे उपदेश देना शुरू करें। नेपाल भी चाहता है इंडिया के साथ संबंध अच्छे हो, नेपाल चाहता है चाइना के साथ संबंध अच्छे हो, नेपाल चाहता है हर किसी देश के साथ नेपाल के संबंध अच्छे हो, बट वो संबंध बराबरी के हिसाब में होने चाहिए। हम झुक के अपना संबंध अच्छा करना नहीं चाहते, हम कभी भी दब के अपना अच्छा संबंध बनाना नहीं चाहते। नहीं तो आपने देखा होगा सर, हर जगह पे आजकल दुनिया में छोटा सा छोटा देश भी बड़े देश के लिए मुसीबत बन रहा है। ऐसा ना हो कल नेपाल इंडिया के लिए मुसीबत बन जाए, हो सकता है, क्योंकि आप इतना कॉर्नर करेंगे, इतना दखल देंगे आंतरिक राजनीति में, एक न एक दिन ये विस्फोट होगा और वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए कृपा करके आप लोग संभलें, आप अपने देश के नेताओं को या जनता को सलाह और सुझाव दें। माफ़ करना, हमें आपकी सलाह और सुझाव की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली हमारे राजनीति में और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें इंडिया की सलाह और सुझाव की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है एक बराबरी के रिश्ते की, उसमें अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हमारे संबंध बेहतर हो सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय नेपाल।